हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज 15 सितंबर है, इंजीनियर्स डे। देश के सभी इंजीनियर्स आज इंजीनियर्स डे मनाते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मदिन है। दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो एक वीडियो में नहीं कवर हो सकती। और आज मैंने देखा कि फेसबुक पे और तमाम जगह तमाम इंजीनियर्स ने इंजीनियर्स डे की बधाइयाँ लिखी हैं। तो मैंने सोचा कि बधाई के साथ साथ कुछ उनके जीवन काल की जो इंटरेस्टिंग वर्क्स हैं और इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो शायद हम सबको नहीं भी पता होंगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से खोज के लाया हूं, इस सच्चाई की बेस पर है। तो कुछ कहानियां मैं सुनाऊंगा जिससे उस ग्रेट इंजीनियर के बारे में आपको एक जानकारी मिल सकेगी। तो सबसे पहली चीज तो विश्वेश्वरैया जी का जो जन्म हुआ था, कर्नाटक का एक गांव है, उसमें मैसूर था। गांव का नाम है मुड्डनहल्ली। मुड्डनहल्ली में 1861 में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। और कहा यह जाता है कि पढ़ाई के लिए वो अक्सर स्ट्रीट लैंप्स के नीचे पढ़ा करते थे। और कर्नाटका में आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो, एक वो थे विश्वेश्वरैया जी जो स्ट्रीट लैंप्स के नीचे पढ़ करके इतने आगे निकल गए और तुम लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही, फिर भी तुम पीछे ही रह जाते हो। तो दोस्तों, विश्वेश्वरैया जी को 1955 में भारत रत्न मिला। तो उसके पहले जो उनके 5, 6, 7 मुख्य कार्य हैं उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सबसे पहला तो कर्नाटका, उस समय मैसूर का जो एक मुख्य ग्रेविटी डैम था जिसका नाम था कृष्णा सागर, और वो सुर्खी चूने में बना था। तो विश्वेश्वरैया जी के ही डिजाइन और उनके सुपरविजन में इस डैम का निर्माण किया गया। लोग चाहते थे कि इसका नामकरण उनके नाम पर हो, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि वहां के राजा के नाम पर होना चाहिए। दूसरी उनकी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि कर्नाटका का जो उस समय का इरिगेशन सिस्टम था वो पूरा उनका डिजाइन किया हुआ था, जो आज भी चल रहा है। तीसरा दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई रिवर या कोई भी रिजर्वायर, उसके किनारे जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रिवर के अंदर पानी ज्यादा है और बैंक के बाहर, बंदे के बाहर पानी का लेवल कम है। तो लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि बंदे के बाहर का लेवल ज्यादा हो गया और रिवर का लेवल कम हो गया। तो ऐसे वाल्व्स की, ऑटोमेटिक वाल्व्स की डिजाइन करना कि इस विषम परिस्थिति में वो वाल्व अपने आप खुल जाएं, ये सबसे पहले उन्होंने वियर के लिए ऑटोमेटिक वाल्व डिजाइन किया था। चौथी कहानी ये है कि एक कंपनी थी, इंडस्ट्री थी एक, तो उसका वो चेयरमैन थे और इंडस्ट्री घाटे में आ गई और उनको सालों साल वेतन नहीं मिला। तो जब इंडस्ट्री चली तो उनका वेतन जो 1 लाख से ऊपर बनता था, जो उनको दिया जाने लगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कि इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों को कुछ ऐसा सिखाने के लिए किया जाए जिससे कि आगे चल करके कुछ अपना रोजगार वो कर सके। तो एक पॉलिटेक्निक का निर्माण किया गया। उस पर उसका भी नाम उन्होंने अपने नाम पे रखने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उस समय उन्होंने कर्नाटका में बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रमोट की, जिसमें सैंडल ऑयल भी एक बड़ी चीज है। उसमें चंदन का तेल बनाने का भी कारखाना उन्होंने लगवाया। दोस्तों, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं
लेकिन 4-5 कहानियां मैं ऐसी सुनाता हूं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं और आप एंजॉय भी करेंगे। कुछ तो कहानियां प्रचलन में हैं और कुछ कहानियां प्रचलन में नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे एक कहानी मैं बताता हूं उनके बारे में कि एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो ट्रेन में जो पटरियों पर ट्रेन चलती है उसमें से जो आवाज निकलती है, उस आवाज को सुन करके उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि लगभग अमुक डिस्टेंस 2 किलोमीटर से आगे के डिस्टेंस पे पटरी टूटी हुई है, और तुरंत जो है चेन पुलिंग की गई और तब तक ट्रेन कोई आधा किलोमीटर निकल चुकी थी। लेकिन जब पता किया गया तो वास्तव में पटरी टूटी हुई थी। उनके बारे में एक कहानी ये कही जाती है कि एक रेलवे क्रॉसिंग पर वो खड़े थे और वहां पे जो गेटमैन था उसको उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस क्रॉसिंग पे इतनी सफाई होनी चाहिए, इतनी खूबसूरती पैदा करो कि पूरी दुनिया में ऐसी साफ सुथरी क्रॉसिंग कोई ना हो। कहने का मतलब कि जिस कार्य में भी हम हैं उस कार्य को सम्मान दें और उसमें उत्कृष्ट गुणवत्ता पैदा करें, ये उनका संदेश था। एक कहानी उनके बारे में ये कही जाती है कि एक बार उनके मित्र उनके ऑफिस में आए, तो ऑफिस में बिजली नहीं थी, अंधेरा था, तो एक सरकारी लैंप जला करके कुछ सरकारी पेंसिल से वो कागज पेन से काम कर रहे थे। तो जब उनका दोस्त मिलने आया तो उन्होंने उस लैंप को बुझा दिया और पेन पेंसिल भी अलग कर दिया और दूसरा एक लैंप था उसको जलाया। तो दोस्त ने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोला, देखिए ये तो सरकारी लैंप था और चूंकि आपसे मुझे व्यक्तिगत बात करनी है इसलिए मैंने। दोस्तों, इस तरह की कहानी चाणक्य के बारे में भी कही जाती है, तो अच्छी बात है। चाणक्य में और विश्वेश्वरैया में कुछ तो कॉमन रहा होगा। चौथी कहानी कि एक उनके मित्र थे, संभवतः अंग्रेज थे, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा कि भाई देखो, मैं फला फला जगह आ रहा हूं, और मैसूर में उसमें दीवान थे विश्वेश्वरैया जी। बोले हमको सरकारी आवास की व्यवस्था करवा दो, 1 महीने में वहां रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि सरकारी डाक बंगला जो था या आवास जो था उसको 250 रुपये महीने किराया था उसका, तो उन्होंने अपने पैसे से वो कमरा बुक करवा दिया और मेहमान आए और चले गए, उनको बताया भी नहीं कि इसका पेमेंट मैंने किया है। दोस्तों, उस समय एक और कहानी है कि मैसूर के राजा दशहरा के उपलक्ष्य में एक आयोजन करते थे, तो उसमें ब्रिटिश अधिकारी भी आते थे, भारतीय अधिकारी भी आते थे। ब्रिटिश अधिकारियों के बैठने के लिए कुशन चेयर अलग से व्यवस्था की जाती थी और भारतीय अधिकारियों को या तो खड़े रहने को कहा जाता था या ऑर्डिनरी चेयर दी जाती थी। तो विश्वेश्वरैया जी ने जब ये फर्क देखा, तो विषमता देखी, तो उन्होंने कुर्सी पर बैठने से इनकार किया और अगली दशहरा आयोजन में वो आए भी नहीं। वहां के राजा को पता चला तो उसने सभी जो भारतीय अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, सबके लिए कुशन चेयर की व्यवस्था करवाई। दोस्तों, जब वो दीवान थे तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनको पत्र लिखा कि आपके यहाँ जो चेयर्स हैं वो इतनी ऊंची हैं कि हमको बैठने में तकलीफ होती है, तो पैर रखने के लिए भी अलग कुशन की व्यवस्था की जाए। कहा जाता है कि विश्वेश्वरैया जी ने उनको पत्र लिखा कि कोई बात नहीं है, कुर्सियां ऊंची हैं तो उनकी हाइट कम कर दी गई है। तो ये कुछ प्रसंग थे विश्वेश्वरैया जी से जुड़े हुए जो मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भारत के 10 नामचीन इंजीनियर्स का भी उल्लेख करना चाहूंगा। विश्वेश्वरैया जी के बाद मेरे हिसाब से जो दूसरा नाम आना चाहिए भारत के इंजीनियरिंग इतिहास में, वो होना चाहिए होमी जहांगीर भाभा का। होमी जहांगीर भाभा ने बीआरसी की स्थापना की ऐसे दौर में जब भारत आजाद हुआ था, एज अर्ली एज 1955। और
जब पूरा विश्व इनरिच्ड यूरेनियम की तलाश में था, चाहे रिएक्टर बनाना हो, चाहे न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल बनाना हो, तो डॉक्टर भाभा ने नेचुरल यूरेनियम से रिएक्टर बनाने का प्रण किया और कनाडा के सहयोग से उन्होंने नेचुरल यूरेनियम से रिएक्टर भी बनाया और न्यूक्लियर ग्रेड मटेरियल भी बनाया। इसके अलावा केरला के बीचेस में एक ऐसी सैंड पाई जाती थी जिसमें थोरियम था और अक्सर विदेशी जहाज आकर के उस सैंड को भर के ले जाते थे। भाभा जी ने इसको स्पॉट किया और थोरियम रिएक्टर्स के बारे में भी उन्होंने सोचा, जिससे हम ब्रीडर और पास ब्रीडर रिएक्टर बना लेते हैं। इसलिए उनके बाद विश्वेश्वरैया जी के बाद दूसरा नाम मैं भाभा जी, डॉक्टर भाभा का ही रखता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, धवन साहब हैं और इसके अलावा ई श्रीधरन साहब हैं। बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने काम किया और एक नाम मैं और विशेष तौर पे लेना चाहूँगा, वो है NR नारायण मूर्ति, जिन्होंने की नौकरी का चॉइस ना करके 10,000 रुपये में इन्फोसिस की स्थापना की, जो आज लाखों इंजीनियर्स को रोजगार दे रही है। सुंदर पिच्चई और जितने और भाई CEO हमारे काम कर रहे हैं विदेशों में, उनका भी नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, मुख्य संदेश ये है कि हमें आज के इस दौर में विश्वेश्वरैया जी से ये सीखने की जरूरत है कि जो हमें मिला है, जो धरती माँ ने जो दिया है, उसको हम लौटाएं कैसे। हमारे इंजीनियर्स में एक आजकल चलन बढ़ गया है कि वो पैकेज के पीछे भागते हैं और अच्छे कॉलेजेस IIT से करके वो अच्छी जिंदगी की तलाश करते हैं कि कैसे IAS बन जाएं या अच्छे पैकेज पे चले जाएं। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि हमें जिस धरती माँ ने इतना आगे बढ़ाया है उसे हम वापस क्या करें, या हम देश और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचें। पैकेज से थोड़ा बाहर निकलें। आज की तारीख में विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पे यही मेरा मुख्य संदेश है। धन्यवाद।